हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 10 में, जहां पे हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। क्योंकि लेक्चर नंबर 09 में हम सारे क्वेश्चंस जितने मैंने सोचे थे उतने डिस्कस नहीं हो पाए। रीज़न मीन मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ये आपका समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट नंबर 2 है। और इसका जो पार्ट 1 है वो फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये आप समझ लीजिए कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कुछ पेरेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपको करने ही चाहिए अगर आप 11th में हो और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं एससीबी के बेस्ड। तो कुल मिला के अपने पास शायद मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं और हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस किसी भी बुक से कहीं से भी करिएगा। और लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एससीबी अगर आपके पास है तो मैं आपको उसके होमवर्क्स भी दे दूंगा। और इस लेक्चर के बाद अपना फ्लूइड स्टैटिक का जो पार्ट है, पोर्शन है, मेरी तरफ से खत्म होता है। और आपको लेक्चर नंबर 11 से हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन। आपके सामने बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ, then it is just floats. फाइंड v1 अपॉन v2। अब यहाँ पे v1 और v2 क्या है वो मैं लिख देता हूँ। v1 ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ। बोला गया है कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का शेप नहीं मेंशन्ड है। बोला गया है ऑब्जेक्ट दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपका एक एलॉय होता है, आपका जो एलॉय होता है वो दो मटेरियल से मिलके बना होता है। वैसे ही यहाँ पे आपका एक मटेरियल है जो कि एक एलॉय से मिलके बना हुआ है, एकदम मिक्सअप होके बना हुआ है। जो दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है उनमें से एक की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की डेंसिटी ρ2 है। जब बोला जा रहा है कि उसे एक लिक्विड में डाला जाता है तो वो जस्ट फ्लोट करता है। क्या करता है? तो जस्ट फ्लोट करता है। यहाँ पे v1/v2 का रेशियो बताना है। और ये एक मतलब आपका इसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए। और अगर रिजल्ट नहीं याद हो रहा है तो कम से कम आप इन सवालों को कैसे करते हैं वो आप देख सकते हो। तो v1 इज इक्वल टू, आप देखिए v1 क्या है यहाँ पे। v1 वो वॉल्यूम है जिसमें आपका ρ1 डेंसिटी का मटेरियल है ना। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी ρ1, हैविंग डेंसिटी ρ1। v2 क्या है? v2 आपका है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी, पूरा लिख रहे हैं, तुम भी पूरा लिखना, ठीक है? वरना ऐसे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। पेपर में मास्टर भी तुम्हारे लिए ऐसे कर देगा। हाँ, वापस आते हैं इसके ऊपर। अब आपको सवाल समझना है। पहले तो क्या आपको सवाल समझ आया कि भाई आपके पास कोई एक बॉडी थी, बॉडी का शेप कुछ भी है, मुझे भी नहीं पता है, हम एक स्फीयर मान लेते हैं समझने के लिए। अब वो स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप कुछ भी मान लो, है ना। स्फीयर मान सकते हो, आप क्यूबॉइड मान सकते हो, कुछ भी मान लो, है ना। हम मानते हैं। अब इसका जो डेंसिटी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एक की डेंसिटी ρ1 है, दूसरी की डेंसिटी ρ2 है। और जो ρ1 मटेरियल है वो v1 वॉल्यूम में है और ρ2 जो मटेरियल है वो v2 वॉल्यूम में है। और इसको हमने एक ऐसे लिक्विड में डाला है जिसकी डेंसिटी ρ है, जिसमें ये जस्ट फ्लोट करता है। तो हमें v1 और v2 का रेशियो चाहिए होगा। कैसे करें? तो को समझाने के लिए मैं मान रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम है जो आपका ρ1 वाला है, दो हिस्सों में है। इतनी दूरी में आपका v1 और ρ1 है और इतनी दूरी में आपका v2 ρ2 है। यानी इतनी दूर का वॉल्यूम v1 है और इतनी ही दूर में आपका जो मटेरियल है उस कौन सा वाला जिसकी डेंसिटी ρ1 है वो यहाँ पे है, इतनी दूर में है। हालांकि दोनों मिक्सअप है। जैसे आपका स्टील एक एलॉय होता है वो मिलके बना होता है दो मटेरियल से और आपको दिखता है, वैसे ये भी था, लेकिन हम समझाने के लिए अलग अलग मान ले रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? क्या आपको मेरी ये बात समझ आई कि भाई इतने वाले पोर्शन में आपका कौन है? आपका v2 ρ2 वाला है और इतने वाले पोर्शन में आपका v1 ρ1 है। अब पार्टिकल आपको फ्लोट कर रहा है तो अब तक आपको बायन्सी लिखना आ जाना चाहिए था। तो भाई अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट जो होगा वो बायंट फोर्स के बराबर होगा। अब आप मुझे इस पार्टिकल का इसका वॉल्यूम लिख के बताओ क्या होगा।
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता था, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेट, माफ कीजिएगा, वेट। तो आप इसका वेट लिख के बताओ क्या होता था। वेट क्या होगा बताइए। वेट होता था मास इंटू, अरे वेट होता था क्या, मास इंटू मास इंटू, हाँ ठीक है जी, नहीं समझे तो। अब ध्यान से देखो, क्या इतने पोर्शन का आप मास निकाल सकते हो, और क्या इतने पोर्शन का मास निकाल सकते हो, और इतने पोर्शन का मास क्या हो जाएगा v1ρ1, और इतने पोर्शन का मास क्या हो जाएगा v2ρ2। अगर मैं दोनों को जोड़ के g से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपको वेट मिल जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा, मास आपका होगा v1ρ1 प्लस v2ρ2 इंटू जी, और यही बराबर किसके होगा, बाइंड फोर्स के। और बाइंड फोर्स लिक्विड कितना लगाएगा, v1 प्लस v2 करते हैं, है ना, v1 प्लस v2, क्योंकि आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जी से जी कैंसिल आउट होगा, आपको मिल जाएगा v1ρ1 प्लस v2ρ2 इज इक्वल टू v1ρ प्लस v2ρ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v1/v2। तो हम इस वाले इक्वेशन में v2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम v2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा v1/v2ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू v1/v2ρ प्लस ρ, यही मिलेगा। अब क्या करें, अब v1 v2 को एक तरफ और उसको एक तरफ करते हैं, तो हमें मिलेगा v1/v2। अब जब आप इसे इधर लेके आओगे तो हो जाएगा ρ1 माइनस ρ। तो मैं एक स्टेप स्किप करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपका हो जाएगा ρ1 माइनस ρ। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा v1/v2 ρ1 माइनस v1/v2 इंटू ρ, और आप इसको इधर लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा ρ माइनस ρ2। ठीक, अब आपसे v1/v2 का रेशियो पूछा था तो आप सीधे लिख सकते हो ρ माइनस ρ2 अपॉन में ρ1 माइनस ρ। तो ये आपका रेशियो निकल के आता है v1/v2 का। क्लियर है बात, क्या आपको बात समझ आई कि इस सवाल को देखो किया कैसे गया है, पहले वो समझो। रिजल्ट आप बाद में भी याद कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपके लिए मतलब याद रहे तो सही ही है। ठीक, पर आप इस सवाल को समझो एक बार, ठीक है, समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए हम अब ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, आपको समझा देता हूँ। वैसा ही क्वेश्चन है डिट्टो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, रिजल्ट सेम ही आते हैं दोनों के। इस बार क्या है कि इस बार बोला गया है कि एक आपके पास कोई बॉडी थी, बॉडी को हमने दो लिक्विड में, ध्यान से समझिए, ऐसा सवाल आपको लगेगा कि आपने किया हुआ है ना, अरे ऑब्वियस सी बात है किया हुआ है ना, कराया तो किए हो। आपके पास एक बॉडी है, बॉडी की का जो वॉल्यूम है, देखो बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम v होगा, ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता। बॉडी का यहाँ से इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ρ1 डेंसिटी में डूबा हुआ है, नीचे वाला ρ2 डेंसिटी में, बॉडी का ऊपर वाला जो वॉल्यूम है, ऊपर वाला वॉल्यूम कितना, आधा नहीं है, ऊपर वाला वॉल्यूम v1 है, वो ρ1 डेंसिटी के वॉल्यूम में, ρ1 डेंसिटी के लिक्विड में डूबा हुआ है, और v2 जो वॉल्यूम है वो ρ2 डेंसिटी के लिक्विड में डूबा हुआ है। जो बॉडी है वो इस बार एक मटेरियल की मिली हुई, एक मटेरियल से बनी हुई है जिसकी डेंसिटी ρ है। सॉरी फॉर टंग फ्लमिंग यार, है ना। तो क्या आपको सवाल समझ आया? सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सवाल यह है कि आपके पास एक बॉडी थी जो ρ डेंसिटी के मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, आपने उसे दो लिक्विड के मिक्सचर में डुबोया है ना, ऐसे, और बॉडी ऐसे डूब रही है, ऐसे तैर रही है, मतलब डूबी नहीं है, अब वो ऐसे तैर रही है कि उसका v1 वॉल्यूम ρ1 डेंसिटी के लिक्विड में है और v2 वॉल्यूम ρ2 डेंसिटी वाले लिक्विड में है। बात समझ आई? आपसे सवाल वही है, फाइंड v1 अपॉन v2। आपको जो जो चीजें गिवन है उन्हीं के टर्म्स में आपको निकालना है। ρ1 ρ2 और ρ के टर्म्स में आपको v1/v2 निकालना है। क्या आप ट्राई करेंगे? रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट शायद सेम है, हाँ रिजल्ट सेम ही आता है। ट्राई करेंगे? चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट सेम है ना। इसमें एक डेटा दिया जाता है
कि भाई जो आपका रो है वो जो है वो रो 2 से छोटा है और रो 1 से बड़ा है, इसलिए वो इस वाले कंडीशन में आया हुआ है। ठीक, कंडीशन आपको दे के रखी है। हो जाएगा, होमवर्क में दे दूं, कराए देते ना, वरना अगले लेक्चर से फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू होगा तो कहाँ पे ये शुरू करूंगा। चलिए मैं कराता हूँ। अगर इस वाले केस को देखें तो फिर से वही इक्वेशन होल्ड करेगी कि बॉडी का जो वेट होगा वो कहीं ना कहीं बाइंड फोर्स के बराबर होगा। अगर बॉडी की वेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी V1 प्लस V2 इंटू रो इंटू जी। इस बार ध्यान से देखो, दो लिक्विड्स हैं और जब भी दो लिक्विड्स आते हैं तो आपको बाइंड फोर्स लिखना सिखाया गया है, जो कि आपका हो जाएगा FV1 प्लस FV2। और अगर आप V1 प्लस V2 इंटू रो इंटू जी करें और यहाँ पे B1 बाइंड फोर्स FB1 कितना हो जाएगा, V1, ध्यान से देखिएगा आपको लिखना सिखाया गया था V1 रो 1 इंटू जी प्लस V2 रो 2 इंटू जी। ये आपको लिखना सिखाया गया। अगर अब तक नहीं सीखे तो भाई आपका क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। ये आपको लिखना सिखाया गया कि अगर आपका बॉडी दो लिक्विड के मिक्सचर में हो तो बाइंड फोर्स आपका दोनों का समेशन लगता है, और ऐसे लिखना सिखाया गया था। अब यहाँ से फिर से वही इक्वेशन करेंगे, V2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले G से G कैंसिल आउट, आपको मिल रहा है V1 रो प्लस V2 रो इज इक्वल टू V1 रो 1 प्लस V2 रो 2। आपको क्या वैसे ही इक्वेशन देखने को मिल रही है। जब आप इसे V2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा V1 बटे V2 रो प्लस रो इज इक्वल टू V1 बटे V2 रो 1 प्लस रो 2। अब आप क्या करोगे, आप V1 और V2 को आप इसको इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके जाओगे, आपको मिलेगा V1 बटे V2 कॉमन होगा रो माइनस रो 1 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो। और जब आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करोगे देन यू विल गेट योर रेशियो V1 बटे V2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो अपॉन में रो माइनस रो 1। गॉट इट, गॉट इट, समझ आई बात। आपको जो पिछला रेशियो आया था वो आया था रो माइनस रो 2 अपॉन में रो 1 माइनस रो। अगर आप यहां से माइनस कॉमन कर लो तो आपका सेम रिजल्ट ही तो आएगा भाई। पिछला अगर आप पिछले सवाल का देखो तो V1 बटे V2 का जो रेशियो आया था क्या आया था, रो माइनस रो 2 अपॉन में रो 1 माइनस रो, सेम ही तो आया था। अगर आप ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है ना। तो आपको बेसिकली रिजल्ट के साथ साथ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना था। ठीक है, ठीक है, सीख लिए। कहीं पे कोई डाउट है, रिपीट करना है तो वीडियो को पीछे कर लो और रिपीट कर लो, है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। आपके सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। आपका जो भी अप्रोच होगा वो देख लीजिएगा, पर मैं आपको शॉर्ट मेथड बता दूंगा और काफ़ी बढ़िया अप्रोच है, मतलब सवाल सॉल्व करने की, आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। आपको शायद मजा आए इस सवाल में। भाई मुझे तो पर्सनली इस सवाल में काफ़ी मजा आया था। बोल रहा है ए क्यूब ऑफ, जब मैंने इस सवाल को पहली बार किया था तब, ए क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग अ 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट्स इन वाटर व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है एक अपने पास लकड़ी का क्यूब है ना, वो उसके ऊपर वो 200 ग्राम के मास को सपोर्ट कर रहा है और ऐसा करते टाइम वो सिर्फ पानी के ऊपर जस्ट फ्लोट्स इन वाटर, यानी वो पानी में तैर रहा है पर डूब के ऐसे। ठीक है, ये 3D में है ऐसे। कब, जब इसके ऊपर, जब आप इसके ऊपर एक 200 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तब। ठीक है, ठीक है। इसका वजन कितना है, 200 ग्राम। बोला गया जब आप इस 200 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हटा लेते हो, जब आप इसको 200 ग्राम को आप हटा लेते हो तो क्या होता है, ये क्यूब ऑब्वियस सी बात है पानी से ऊपर चला आएगा, और जब पानी से ऊपर आएगा तो वो कितना ऊपर चला आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। कितना ऊपर चला आ रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर चला आ रहा है। तो आपसे क्यूब का यानी इसका साइज पूछा है।
साइज मीन्स बेसिकली लेंथ पूछा है ना, आप लेंथ ही पूछा है। अब आप साइज पूछो चाहे वॉल्यूम पूछो, यानी आपसे बेसिकली लेंथ ही पूछा है, ठीक है। साइज मतलब लेंथ ही हो, वरना आप डाउट में रहो सर साइज, है ना भाई। साइज अगर आपसे कोई पूछता तो आप लेंथ ही तो बताते हो, है ना। बोलो बोलो तो। अब चाहे हाइट पूछे साइज पूछे, सेम ही तो होता है। यानी जब आप इस 200 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठा लेते हो तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है 200 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाने पर। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको शायद सवाल समझ आ चुका हो कि भाई अगर आपने देखा हो कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर, अब पानी में आप कोई चीज़ तैरा रहे हो, अगर आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो थोड़ा सा पानी में और दब जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ही आप पहले ऐसे मान लो तैर रहा था, जैसे ही आप इस गुटके को लाके यहाँ पे रखे तो ये पानी में डूब गया, और ये 2 सेंटीमीटर पहले बाहर निकला हुआ था, अब पूरा डूब गया। तो बताइए इसकी लेंथ कितनी थी? क्या आपको सवाल समझ आ गया? अब देखो इस सवाल को करने के 2 मेथड्स हैं, पर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं। अब मुझे ये बताना ये पानी में डूबा क्यों? कॉमन सेंस सोचिए पहले, पानी में डूबा क्यों? इस सवाल का जवाब दे दो, आपको समझ में आएगा। पानी में देखो, जब ये नहीं रखा था तो ये पानी में डूबा क्यों था? क्योंकि ताकि ये तैर सके। इस केस में ये अपने वेट के बराबर, ध्यान सुनना, इस केस में क्या हो रहा था, ये अपने वेट के बराबर बाइंड फोर्स को मेंटेन कर रहा था। पर जैसे ही आपने एक्स्ट्रा 200 ग्राम रखा तो उसके एक्स्ट्रा मास के वेट, मतलब उस एक्स्ट्रा मास के वेट को बैलेंस करने के लिए वो थोड़ा सा और डूबा। क्योंकि आपको जो बाइंड फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस करना होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। यानी उसे तैरने के लिए क्या करेगा, वो थोड़ा सा और डूब जाएगा। यानी ध्यान से सुनो, ये जो 2 सेंटीमीटर डूब रहा है, यहां पे अगर देखें, ये जो आपका 2 सेंटीमीटर डूब रहा है, वो क्यों डूब रहा है? क्योंकि आपने उसके ऊपर 200 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो वॉल्यूम डूब रहा है ये इसके वेट के बराबर होगा? दिमाग लगाओ, मतलब इस वॉल्यूम की वजह से, गलती हो गया, इस डूबे हुए, इस शेडेड पोर्शन के वॉल्यूम के डूबने की वजह से जो आपका बाइंड फोर्स आया होगा, क्या वो 200 ग्राम को बैलेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? फिर सोचो इस बात को, समझ आई बात? कि भाई देखो शुरुआत में ये ऊपर था, लेकिन जैसे ही आप 200 ग्राम की चीज को रखोगे ये डूब जाएगा। अब डूबा क्यों? क्योंकि डूबा इसलिए ताकि वो 200 ग्राम को होल्ड कर सके। यानी ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, इसकी वजह से एक बाइंड फोर्स आया जो कि इस 200 ग्राम के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेट ऑफ मास वो इज इक्वल टू हो जाएगा बाइंड फोर्स जो एक्स्ट्रा लगा है, यानी एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स। और वो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स कौन सा है? इतने वॉल्यूम की वजह से है, जो मैं एकदम बार बार शेड कर रहा हूं। अब वेट ऑफ मास क्या हो जाएगा, 200 ग्राम में है तो इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू मास हो गया इनटू जी, जी मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पे, या तो जी ही लिखो। बाइंड फोर्स कितना हो जाएगा भाई, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका L, ये लेंथ कितना है L है, और ये कितना है, ये आपका 2 है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, L² हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा, अरे समझे ना, ये क्यूब है, इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा L², तो L² इंटू 2/100, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू देखो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इंटू डेंसिटी 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 डेंसिटी, क्या किसमें तैर रहा है भाई, वाटर में है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू जी। क्या आपको ये इक्वेशन समझ आई? बोलिए भाई। मैंने क्या बोला कि ये जो 200 ग्राम का वेट है उसको बैलेंस करने के लिए वो पानी में और डूब गया, बस वही मैंने किया है। अब सॉल्व करते हैं, इस 0 से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यार, सब कैंसिल हो गया। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, यहां पे शायद 1 बचा क्या यार, लिखते हैं देखते हैं, यहां हो जाएगा L² / 10 इंटू 10⁻³ अच्छा बचा तो है।
अब यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100, और ये मीटर में आ रहा है, जब आप रूट लोगे तो आ जाएगा 1/10 मीटर, यानी आप इसे सेंटीमीटर में निकालोगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी इस क्यूब का जो लेंथ है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि भाई 1/10 मीटर हुआ। देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा वजन आप रख रहे हो इसकी वजह से वो थोड़ा सा और डूब रहा है, और वो डूबने की वजह से जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसे स्टार मार्क भी करिएगा, ठीक है। आपको बुक्स में इसके दूसरे मेथड भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, पर मुझे पर्सनली ये मेथड काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैं बच्चों को ये बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा, ट्राई करते हैं। चलिए मिलके पहले पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। यहाँ पे आपको सोचना भी है, ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं अपने एग्जाम में। तो बोल रहा है ए पीस ऑफ एन एलॉय ऑफ मास 96 ग्राम, इन्हें आप एलॉय प्रॉब्लम्स भी बोलते हो, है ना। तो देखते हैं, बोला जा रहा है कि ए पीस ऑफ एन एलॉय ऑफ मास 96 ग्राम इन एयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेटल्स। देखो अपने पास एक एलॉय है, उसमें 2 मेटल्स हैं, है ना, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज हमको दे के रखी हुई है। बोला जा रहा है कि एयर में जो इसका मास है वो 96 ग्राम है, और वाटर में इसका जो मास है वो 86 ग्राम है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मास कैसे वेरी कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे हम तौलने के बाद जो हमें डेटा मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप अगर किसी भी चीज़ को एयर में तौलते हो तो उसका वजन आपको ज़्यादा फील होगा, यानी आप उसको जो लिख के आएगा मास वो आप ज़्यादा रिपोर्ट करोगे इन कंपेरिजन टू अगर आप उसी को पानी में तौलो तो, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप ऐसे सवालों को हम लोग मतलब रियल लाइफ में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे सोना हो गया, तो सोना क्या है, मतलब सोने में मतलब इम्प्योरिटीज़ डाली जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, तो उसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, कॉपर वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपके पास एक चेन है ना, आपको पता करना है कि कितना सोना है और कितना कॉपर है। आपको ये डेटा तो मिल ही जाएगा। आप कहाँ तौल लो, एयर में तौल लेना तरह उसे, फिर पानी में जाके तौल लेना, फिर कैलकुलेट कर लेना। हम बताने वाले आपको मेथड, फिर पता करना कि क्या सही में हमको दिया है इतना कि हमको मजाक कर रहा है हमारे साथ, ठीक। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो करेंगे कैसे, सवाल को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अपने पास एक एलॉय है, तो एलॉय मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एलॉय में ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों जो आपके मटेरियल हैं, है ना, दोनों के दोनों जो मेटल है वो मिक्स होते हैं। अब सोने का आप कोई भी सामान खरीदो तो आपको हर जगह सोना ही दिखेगा, उसमें कॉपर तो दिखता नहीं है। तो वैसे ही पर यहाँ पे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं इसका कुछ पोर्शन ऐसे है, ठीक है। अब इतने वाले पोर्शन में आपका पहला वाला एलॉय है और इतने वाले पोर्शन में आपका दूसरा वाला एलॉय है। इस वाले मास को हम लोग मान लेते हैं। ध्यान से देखो, एयर में अगर बात करें तो एयर में इस पूरे का वजन जो है वो 96 है। तो अगर हम इसके इसके मास को अगर x ग्राम मान लें तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 96 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। वजन नहीं, बेसिकली मास कितना हो जाएगा, 96 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि आप इसे एयर में कितना तौल के बता रहे हो, 96 ग्राम आप इसे रिपोर्ट कर रहे हो। क्या आपको ये बात समझ आई? अब कोई भी एक हो सकता है, हम बोल रहे हैं कि इसका आपको सवाल में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करो तो आपको डेंसिटी मिल जाता है, यानी इसका जो डेंसिटी है वो है 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो डेंसिटी है वो है 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, समझ आ गई बात, क्लियर है? अब बाकी जो भी डेटा होगा हम अभी इससे निकाल लेंगे। अगले केस में बोला जा रहा है कि जब इसी चीज को हम लोग पानी में तौलते हैं तो इसका जो वजन आता है वो 86 ग्राम हो जाता है। बेसिकली मेरे मुंह से बार बार वजन निकल रहा है, पर आप उसे मास ही मान के चलिएगा, और बेसिकली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आप दोनों को सेम ही बोल सकते हो। वो कितना आ रहा है, 86 ग्राम से आ रहा है। इसे मुझे थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि ये अलग दिख रहा है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला वो पोर्शन है,
ठीक है। अब 86 क्यों आ रहा है, वजन क्यों कम हो गया इसका, यानी इसका मास मतलब इसका वजन आपको रिपोर्ट मतलब कम क्यों दिख रहा है, पहले इस बात को आप फील करो। रीजन बीइंग कि भाई जो आप पानी में जब डाल रहे हो तो पानी इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगा रहा होगा। अब इस वाले के ऊपर एक अलग बाइंड फोर्स लग रहा होगा और इस वाले के ऊपर एक अलग बाइंड फोर्स लग रहा होगा, मतलब नेट में दोनों का ऊपर ही आ रहा होगा FB1 और FB2। और इन दोनों का रिपोर्ट मतलब अगर आप बात करें, यहां से हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि इस बाइंड फोर्स की वजह से हमें ये वजन कम फील हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि एपरेंट वेट, या आप समझ लो आपका जो ये वाला वेट है 86 ग्राम, जिसे हम लोग एपरेंट वेट बोलते हैं, एपरेंट वेट, वो हमें क्यों इतना दिख रहा है, रीजन बीइंग कि इस वेट में से जो अपना एक्चुअल वेट था, रियल वेट में से हम बाइंड फोर्स जो कि आपका FB1 प्लस FB2 है वो घटा दे तो हमें एपरेंट वेट मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई अगर आप इसका FBD देखो तो नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर FB1 प्लस FB2 लग रहा होगा और उसका रिजल्ट आपको 86 इंटू जी मिल रहा है, तो हमने वही फोर्स को बैलेंस आउट कर दिया। ये समझ आया, समझ आया ना, पक्का ना। चलो अब एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 86 अपॉन भाई ग्राम में था तो 1000 इंटू जी कर देंगे। वेट कितना हो जाएगा 96, अब इसका वेट कितना है 96 मतलब ग्राम था तो अपॉन में 1000 इंटू जी हो जाएगा। अरे भाई वेट मास इंटू जी होता है, वही तो लिखा है माइनस। अब इसका बाइंड फोर्स कैसे लिखोगे, इसका वॉल्यूम है ना, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। एक काम करो, इसको रहने देते हैं ऐसे, इसे ऐसे रहने देते हैं ना, 100 से यू करना है बेफालतू, है ना। तो अपना हो जाएगा 86G इज इक्वल टू 96G माइनस V1 रो ऑफ वाटर इंटू जी प्लस में V2 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो जाएगा। अब G से G कैंसिल आउट हो रहा है तो अपना निकल के आ रहा है 86 इज इक्वल टू 96 या कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू रो W और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम इसे लिखेंगे। अब आगे क्या करें सर, V1 और V2 कैसे निकालेंगे, तो V1 क्या है इसका हो जाएगा आपका वॉल्यूम और V2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो V1 आपको पता है भाई, देखो डेंसिटी पता है, मास पता है, तो आपको V1 पता चल जाएगा। तो डेंसिटी आपको V1 कितना होता है, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास बटे 11.4 और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी 96 माइनस एक्स अपॉन में 7.4। तो यहाँ से हमें V1 और V2 मिल रहा है, यहाँ पे पुट करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, ये तो 1 हो जाएगा। आपका हो जाएगा x अपॉन में 11.4 प्लस में 96 माइनस एक्स अपॉन में 7.4, इसको इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x पता चल जाएगा, आप x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, आपको यहाँ पे है ना 96 माइनस एक्स में x की वैल्यू रखोगे तो आपको इसका और इसका मास मिल जाएगा। सवाल में हमसे यही पूछा था। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है ना, जब आप इसको एक बार सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो सॉल्व फॉर दिस x, है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्या आपको पूरा दिख रहा है, एग्जैक्टली आपको पूरा विजिबल है ना। चलिए, क्या आपको सवाल समझ आया। देखिए सवाल कुछ नहीं था, बोला गया कि आपके पास एक एलॉय था, एलॉय 2 मेटल से मिलकर बना था जिनकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई थी। बोला गया हवा में जब उसको तौला गया तो उसका जो मास आया वो 96 ग्राम आया, जब उसे हमने पानी में तौला तो उसका मास थोड़ा सा कम हो गया। रीजन बीइंग दैट कि भाई पानी में एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था, इस वजह से हमें जो रिपोर्ट करा उसने मास वो कम किया। ठीक है, मास कम नहीं हुआ, बेसिकली उसने तौला था यार, तो वो वेट ही आया था। अब वो वेट को हम लोग बेसिकली जीएस, देखो यहाँ पे वही सेम चीज आ रही है, दिमाग लगाओ यार, मतलब यहाँ पे मत पूछना सर मास कैसे वेरी कर सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो मास हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं। W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, यानी जो मास है वो आपका g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कैसे करेंगे, m इंटू जी कॉन्स्टेंट होता है ना। हाँ अरे वही जो भी था,
ठीक है, तो वैसे ही निकल के आता है, हम लोग वेट को ही बोल देते हैं। क्लियर बात? तो आप इसे नोट करिए, आप इसे सॉल्व फॉर एक्स कर लीजिएगा आगे, है ना। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, और आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अगर समझ ना आया हो तो फिर दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग एन इंटरनल कैविटी वेज 264 ग्राम इन एयर एंड 221 ग्राम इन वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.8। सिर्फ 3 लाइन का सवाल है, पर बढ़िया सवाल है, आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया है तो। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा आजकल देखो सोना महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप शादी में देखो, शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो आप देखो दूल्हे को चेन पहनाई जाती है। तो अब देखो इतना महंगा हो गया, तो अब वो सुनार के पास जाते हैं, बोलते भैया चेन थोड़ी मोटी कर दे रहे हैं। तो आप देखो कि चेन काफ़ी मोटी होती है, देखने में बहुत मोटी लगेगी भाई साहब, इतनी मोटी लगेगी कि ऐसा लगेगा कि अपना तो पूरा घर चला जाएगा, है ना, भूमि आए तेरा घर जाएगा इसमें। तो वही है, पर हमको लगता है कि भाई इतनी मोटी चेन है तो भाई कितने ग्राम की होगी, पर अगर आप उसे उठाओ ना, इतनी हल्की लगेगी, इतनी हल्की लगेगी, ओहो, मतलब ऐसा नहीं लगता है ना, मतलब उसे पहनाने के बाद बड़ा बेकार लगता है। ऐसा लगता है कि जानवर को हम लोग होता है ना गांव में, वो पहनाते पगहा, हमको लगता है वही पट्टा पहना दिया यार। मैं मतलब ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को ऐसा लगता है भाई मोटा सा पहना दो, इतना मोटा सा, और वजन कुछ ना हो, ऐसे पकड़ कर तोड़ दो, इतनी भी कमज़ोर होती है, मतलब इतना कमज़ोर होता है वो। चलिए बात करते हैं, जैसे होता है ना कैविटी, तो आजकल ये चीज़ चल रही है, तो हम इसे वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकाल सकते हैं। कैसे? बाय दिस मेथड। तरीका ध्यान से सुन लो, काम आने वाला है। मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल रहा होगा ऐसे कुछ में, अब आपने सुनार से जाके बोला भैया यहाँ पे से थोड़ा जगह छोड़ दो, तो भाई देखो इसमें इतनी कैविटी है ना, ये क्या है, ये कैविटी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये है इतनी दूर का, ये कैविटी है। क्या लिख रहा हूँ मैं, वी से क्या शुरू होता है, वॉल्यूम लिख रहा था, ये क्या है, ये अपना कैविटी है। बेफालतू लिखा, यहाँ पे टिपका देना था इसको, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए है ना। ये आपका कैविटी है, यहाँ पे पूरा आपको क्या है, ये आपका कॉपर है। मतलब बेसिकली सवाल में सोना ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, सवाल में सोना नहीं लिखा था, कॉपर ही लिखा था, है ना। हम गोल्ड लिखेंगे भाई, हमें कॉपर नहीं पसंद आ रहा है। कॉपर का क्या होता है, कॉपर, यहाँ पे कॉपर, बस अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये जो गोल्ड है अपने पास, यहाँ पे कैविटी है, जब आप इसे एयर में तौलते हो ना, तो कितना वेट आ रहा है, 264 ग्राम, और जब पानी में तौलते हो तो आ रहा है 221 ग्राम। आपको वॉल्यूम ऑफ द कैविटी निकालना है। कॉन्सेप्ट देखो सिंपल है कि जब आप इसे एयर में तौले होगे, इन एयर, तो उसका वेट आया 264 ग्राम। ठीक है, अब एयर में इसका वेट जो आ रहा है वो आप कैसे लिखोगे, वो आपका होगा, क्या होगा, वेट आपका होगा वॉल्यूम, जो कि इसका टोटल होगा, है ना। वेट आपका होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, आप इसे गोल्ड लिख सकते हो ना, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड इंटू जी, क्योंकि अब भाई गोल्ड का मिलके बना है, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड इंटू जी हो जाएगा, है ना। या हम इसको रहने नहीं देते हैं, हमें डायरेक्टली दे के रखा हुआ है वेट, तो हम क्यों करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट वही पिछला वाला है कि जब इसे आप पानी में डालोगे ना, तो आपको एपरेंट वेट जो मिलेगा, आपका जो एपरेंट वेट मिलेगा वो आपका बराबर होगा वेट के और माइनस बाइंड फोर्स के, माइनस में बाइंड फोर्स के, माइनस में बाइंड फोर्स के। क्लियर है बात। एपरेंट वेट कितना है, वो आपका हो जाएगा एयर में 221 इंटू जी, 221 इंटू जी, ग्राम नहीं है, ये ग्रेविटी वाला जी है, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा 264 इंटू जी, माइनस बाइंड फोर्स में क्या लिखेंगे, देखो बाइंड फोर्स में लिखना सबसे आसान है, आप सीधे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर इंटू जी, और जैसे लिखे वैसे जी से जी मरा, आपको 221 इज इक्वल टू 264 माइनस वॉल्यूम टोटल इंटू रो डब्ल्यू मिला। अब डेंसिटी ऑफ वाटर आप सबको पता है वो कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब ध्यान से यहाँ पे सुनो, ये जो टोटल वॉल्यूम आपको मिल रहा है ये बाहर से, ये टोटल वॉल्यूम भाई वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और वॉल्यूम ऑफ कैविटी के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहले आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपको टोटल वॉल्यूम मिल रहा है वो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो ये टोटल वॉल्यूम होगा, पानी में डुबोगे तो टोटल वॉल्यूम इतना होगा नो डाउट, लेकिन उसमें कैविटी भी तो आ जाएगी यार। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये मेरे पास कोई एक अच्छा ये मेरे पास बॉटल है मेरा जिसमें मैं पानी पीता हूँ, तो अब इस बॉटल में चाहे मैं पानी भरूं चाहे ना भरूं, जब मैं इसे मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जब मैं इसे डुबोऊंगा तो इसके अंदर की कैविटीज थोड़ी ना मतलब होगा, इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही इसका पानी डिस्प्लेस करेगा, मतलब इतना जो इसका वॉल्यूम आ रहा है, मतलब पानी में जब डालूंगा तो ये कितना वजन लेगा, ये इतना लेगा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी आ रहा है और वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 या ऐसे लिखो, इसको इधर लेके आते हैं, VT इज इक्वल टू 264 माइनस 221 माइनस 221। टोटल वॉल्यूम में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0, तो 43 यानी 43 आ रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सर कैसे लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड लिखने का तरीका ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो आपका होगा वो क्या मास ऑफ गोल्ड अपॉन में डेंसिटी ऑफ गोल्ड के बराबर नहीं होगा? बताना जरा, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ गोल्ड होगा वो मास ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड के बराबर नहीं होगा। अब आप बात करो कि कितना मास होगा, अरे भाई मास ऑफ गोल्ड इतना ही तो 264, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 43 माइनस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा 264 अपॉन में डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना दिया था 8.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैंसिल आउट होगा, 11 से 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11.4 जा 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। कुछ गलत आ रहा है क्या? कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे? बोलिए भाई, कुछ गलत हो गया? 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो गया है, 11 8 जा 88 होता है 0.8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से नहीं कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा, यह था 24, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 30, यानी वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो आपका निकल के आ रहा है 43 माइनस 30 यानी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ रहा है। ठीक है, समझ आया? तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था कि भाई ये आपको लिखना आया, हमने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को इससे रिप्लेस कर दिया। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई टोटल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और वॉल्यूम ऑफ कैविटी दोनों के बराबर होगा। और ये सॉल्व करके हमने बोला कि आप वॉल्यूम ऑफ गोल्ड निकाल सकते हो, कैसे? वो हो जाएगा मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड, वो आपको पता थी, हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकाल दिया। भाई साहब धोखा हो गया तुम्हारे साथ, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ गया यार? 13 मतलब हमने पोपो कर दिया सब कुछ, 13 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 13 सेंटीमीटर क्यूब का यहाँ पे क्या है, वॉइड है यानी कैविटी है, इतनी दूर तो सोना है ही नहीं। क्लियर है बात? तो आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हो गया नोट? हो गया। चलिए अब हमें लास्ट में इसका एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है। देखिए अब इसमें देखो मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहीं पे कोई बुक उठा के देखोगे तो आपको स्प्रिंग वगैरह जोड़ देगा, है ना, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आपको उतना स्प्रिंग तो पढ़ा ही उठा है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को। हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल की, है ना। किसकी बात करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल की। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
है ना, आपको मजा आएगा। बुद्धि वाला तो है ही, कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल की बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। अपने पास एक कोई कैंडल थी, ओए 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 कैंडल, तो कैंडल अपनी ऐसे जल रही थी। कैंडल कैसे जलती है भाई, कैंडल ऐसे जल रही थी, ठीक है। कैंडल का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और कुछ हिस्सा ऊपर था। तो मान लेते हैं L1 ये ऊपर था, L2 ये नीचे था पानी के। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कैंडल आपकी जल रही होगी, भाई कैंडल तो मोम की बनी होती है, तो आपकी जो ऊपर वाली लेंथ होगी कम होगी। अब आपको मुझे बताना है टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ कैंडल का शेप कैसा हो जाएगा। अब ऑप्शन दे रहा हूं, टाइम के साथ कैंडल का शेप कैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, बढ़िया सवाल है। ऐसे यहाँ पे आके आपकी ज्वाला बुझेगी, मतलब आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ये बुझेगी, यहाँ पे आके बुझेगी। दूसरे केस में ये ऊपर ही रहेगा, है ना, ये ऊपर ही रहेगा, है ना, ये वाला ऐसे हो जाएगा। तीसरे केस में, तीसरा केस कौन सा हो जाएगा, दोनों को हटा दें और क्या करना है। तीसरे केस में ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आके बुझेगा सीधे इतने पे ऐसे। तो भाई बताइए भाई, इन तीनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है। कि ऑब्वियस सी बात है, जब ये जल रहा है तो धीरे 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 मोम पिघलेगा, मोम पिघलेगा, मोम पिघलेगा, मोम पिघलेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। चलिए आप सोचिएगा आंसर, मैं अब जवाब देता हूँ, क्योंकि अपन लाइव क्लास में तो है नहीं। तो जब ये मोमबत्ती जलेगी, अब आप ध्यान से देखो, मोमबत्ती का कुछ पोर्शन वी इनसाइड, वी मतलब बाहर है, वी आउटसाइड बाहर है, और कुछ पोर्शन अंदर है वी इनसाइड। क्या आपको कुछ याद आया कि कैसे करेंगे, आपको याद आ रहा है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था वी इनसाइड बटे वी आउटसाइड का। अरे ये तो याद होगा, वी इनसाइड बटे वी टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लास्ट क्लास में हमने इतने भर भर के क्वेश्चन तो किए थे। फिर इसमें अब क्या करवाया था आपसे, फिर बोला था आप दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, है ना। तो आपको मिल गया था v आउटसाइड अपॉन में, या ऐसा कर लेते थे ना, कैसे किया था, मेरे को याद है, हाँ, v इनसाइड अपॉन v आउटसाइड का जो रेशियो था, क्या आप मुझे बता सकते हो वो भी कांस्टेंट आया था। पहले मुझे ये बताओ, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। आपको बोले थे कि चाहे v इनसाइड बटे v टोटल का रेशियो लो, ये भी आपका कांस्टेंट आएगा, बराबर नहीं, कांस्टेंट की बात हो रही है। चाहे आप v इनसाइड बटे v आउटसाइड का रेशियो लो, वो भी आपका कांस्टेंट आ रहा था। चाहे आप v आउटसाइड बटे v टोटल का रेशियो लो, वो भी आपका कांस्टेंट ही आ रहा था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हिस्सा, यानी अगर बात करें जो वॉल्यूम आपका बाहर है, यानी अगर वॉल्यूम निकालें तो आपका जो वॉल्यूम बाहर है वो है AL1, और जो वॉल्यूम आपका अंदर है वो AL2 है। ये आपका कांस्टेंट है, यानी अगर आप इसे कैंसिल आउट करो तो L1 से सॉरी A1 से A कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा L1 बटे L2। ये रेशियो आपका कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है L1 बटे L2 का रेशियो। यानी अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं तो क्या है कि ये बाई जो का रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी आपकी मोमबत्ती ऊपर से भी कम होगी और नीचे से भी कम होगी। ये रेशियो यही तो बता रहा है कि आफ्टर सम टाइम आपकी मोमबत्ती कुछ ऐसे आएगी। मान लेते हैं यहाँ की डिस्टेंस हो गई x1, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 हो गई। यहाँ पे आपकी ज्वाला जल रही है ना। तो आपका जो ये रेशियो है L1 बटे L2, वही बराबर कितना हो जाएगा, x1 बटे x2, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका बर्निंग कैंडल का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे याद रखिएगा। हालांकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से फ्लूइड स्टैटिक्स को खत्म कर रहा हूँ, है ना। अब हम अगले लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले होंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की, जहाँ पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम, है ना, टॉर्सली थ्योरम्स, है ना, पॉइजलीज थ्योरम्स, ब्रूसली थ्योरम्स, मतलब ढेर सारी थ्योरम्स की बात करेंगे, है ना। जितनी भी लीज हैं सब यहीं पे आए हैं, सब आपको बढ़िया से लेंगे, आराम से आपको पढ़ना है उनके बारे में,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।